हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कूलाम के नियम का अध्ययन करा था और मैंने आपको ये बताया था कि एप्सिलॉन जो होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन जीरो जो होती है वो निर्वात की विद्युतशीलता या वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब मैंने आपको बोला था कि विद्युतशीलता हम किसे कहते हैं, इस बात का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो इस चीज को देखिए, विद्युतशीलता क्या होती है। देखिए, विद्युतशीलता विद्युतशीलता तो विद्युतशीलता क्या होती है, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कूलाम के नियम में। F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने बोला था अगर K का मान, अगर माध्यम अलग अलग होगा तो K का मान भी अलग अलग होगा। अगर K का मान अलग अलग होगा, जैसे मैंने दो आवेश ले लिए 2 माइक्रोकूलाम के, एक आवेश Q1 का मान 2 माइक्रोकूलाम ले लिया, ऐसे Q2 आवेश का मान मैंने 2 माइक्रोकूलाम ले लिया, R मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर है। अब मैं इनके बीच में बल निकालना चाहूं तो बल हमेशा किसके मान पर निर्भर करेगा, K के मान पर निर्भर करेगा। अगर K का मान परिवर्तित होगा, K का मान परिवर्तित होगा तो बल का मान भी क्या होता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा। तो अलग अलग माध्यम के लिए K का मान अलग अलग होगा तो लगने वाला बल भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो माध्यम अलग अलग हुआ तो विद्युत बल परिवर्तित हुआ, विद्युत बल परिवर्तित हुआ तो विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन आया। तो विद्युतशीलता क्या कहलाती है, कोई भी माध्यम विद्युत क्षेत्र के प्रति किस प्रकार व्यवहार करेगा, माध्यम का विद्युत क्षेत्र के प्रति व्यवहार ही क्या कहलाती है, उसकी विद्युतशीलता कहलाती है। और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन जीरो से व्यक्त करते हैं और माध्यम की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। समझे अब आगे। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक। अब क्या होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक, समझे। यह है आपकी माध्यम की विद्युतशीलता, यह है एप्सिलॉन जीरो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन R से व्यक्त करते हैं या K से व्यक्त करते हैं। अब एप्सिलॉन का मात्रक होता है, एप्सिलॉन का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक भी यही होगा। तो दोनों मात्रक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो एप्सिलॉन R का कोई मात्रक नहीं होगा। तो ये कौन सी राशि होती है, मात्रकहीन राशि होती है। और जो राशि मात्रकहीन होती है वो विमाहीन भी होती है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता मात्रकहीन भी है और विमाहीन भी है। परंतु एक बात ध्यान रखें, एप्सिलॉन का मात्रक भी होगा, एप्सिलॉन जीरो का भी मात्रक होगा, एप्सिलॉन की विमा भी होगी, एप्सिलॉन जीरो की विमा भी होगी, परंतु एप्सिलॉन R की कोई विमा नहीं होती, क्योंकि ये शुद्ध अनुपात है और शुद्ध अनुपात की कभी भी कोई विमा नहीं होती। तो ऊपर वाली भौतिक राशि भी समान है, नीचे वाली भौतिक राशि भी समान है, ये भी विद्युतशीलता है और ये भी विद्युतशीलता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है और इसकी कोई विमा नहीं है। तो ये जो राशि है आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक, ये एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि होती है। अब हम एक चीज और समझते हैं, महत्वपूर्ण बात, एक नोट लगा के इस बात को समझेंगे। देखिए, मान लिया कि जो आवेश है
समझना क्या है आपको, ये समझे पहले तो। मान लिया कि ये दो आवेश हैं Q1 व Q2 और r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। अब मैं इनके मध्य बल निकालूं, किसकी उपस्थिति में? वायु या निर्वात की उपस्थिति में। निकाल लिया बल। अब मैंने बोला कि भाई मैं इन दोनों आवेशों को इतनी ही दूरी पर एक माध्यम में रख दिया और माध्यम की उपस्थिति में बल निकाला। तो मुझे ये देखना है कि माध्यम की उपस्थिति में जो बल होता है और वायु या निर्वात की उपस्थिति में जो बल होता है, उस बल में कौन सा बल ज्यादा निकलेगा? वायु या निर्वात की उपस्थिति में बल ज्यादा निकलेगा या माध्यम की उपस्थिति में बल ज्यादा निकलेगा? तो उससे एक फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा, जिससे आपको क्या होगा कि सीधा सीधा इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप माध्यम की उपस्थिति में बल भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं इसके लिए, जब फॉर्मूला निकालूंगा मैं तो उस पर आधारित मैं आपको एक प्रश्न भी करवाऊंगा अगली क्लास में। देखें, नोट लगाते हैं। F बराबर होता है आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे अगर निर्वात के लिए लिखना है, वायु या निर्वात एक ही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वायु या निर्वात के लिए लिखना है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, के का मान रख दिया मैंने, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं माध्यम की उपस्थिति में लिखता हूं, F माध्यम बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूंकि अभी हमने पढ़ा है एप्सिलॉन R जो होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, इसलिए एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा आपका एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0। इसलिए F माध्यम बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे देखें, F माध्यम बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F माध्यम बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन R, और ये मान जो है वो आपको दिख रहा होगा F निर्वात का है, तो यहां कितना लिख देंगे? F निर्वात। तो आपका माध्यम और निर्वात की उपस्थिति में बल में एक संबंध आ गया कि माध्यम की उपस्थिति में जो बल लगेगा वो निर्वात की उपस्थिति में लगने वाले बल का 1 अपॉन एप्सिलॉन R गुना होगा। मतलब एप्सिलॉन R का मान का अपन भाग लगाएंगे निर्वात के बल में, तो माध्यम का बल हमेशा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर दो आवेश वायु या निर्वात की उपस्थिति में रखे हुए हैं और उन दोनों आवेशों को अपन ने निर्वात की उपस्थिति से हटाकर किसी माध्यम में रख दिया, तो निर्वात की माध्यम की उपस्थिति में जो बल लगेगा वो निर्वात की उपस्थिति में लगने वाले बल का 1 अपॉन एप्सिलॉन R गुना हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु समझे, महत्वपूर्ण बिंदु। पहली बात, कूलाम बल जो होता है वो केंद्रीय बल होता है। कूलाम बल केंद्रीय बल होता है। अब केंद्रीय बल क्या होता है? अगर दो कण, दो वस्तु के मध्य अगर बल हमेशा सीधी रेखा के रूप में लगे तो ऐसे बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं। जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा, एक वस्तु है m1 द्रव्यमान की, एक वस्तु है m2 द्रव्यमान की, दोनों वस्तुएं एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो एक सीधी रेखा के रूप में लगेगा। इसलिए कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल भी यही है। कूलाम बल में एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है।
तो ये वाला बल भी केंद्रीय बल है और गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल है। तो कूलाम बल जो होता है वो केंद्रीय बल होता है, पहली बात महत्वपूर्ण। दूसरी बात, आपने ये देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल 11वीं क्लास में आपने देखा था, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और F बराबर अभी आपने देखा कूलाम का नियम होता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, जबकि कूलाम बल जो है वो वस्तुओं के आवेश पर निर्भर कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि कूलाम बल या वैद्युत बल दोनों वस्तुओं के आवेश पर निर्भर करता है। दूसरी बात, अगर हम दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निकालें और हम दो वस्तुओं के मध्य कूलाम बल निकालें, तो हमेशा कूलाम बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के मान से ज्यादा प्राप्त होता है। एक न्यूमेरिकल में अपन इस चीज को भी देखेंगे कि दो वस्तुएं लेंगे, दो प्रोटॉन लेंगे, दो प्रोटोनों के मध्य अपन गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, दो प्रोटोनों के मध्य अपन स्थिर विद्युत बल निकालेंगे, और आपको पता पड़ेगा कि स्थिर विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से ज्यादा प्राप्त होता है। तो पहली बात, कूलाम बल केंद्रीय बल होता है। दूसरी बात, कूलाम बल जो होता है वो वस्तुओं के आवेश पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और कूलाम बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के मान से ज्यादा होता है। तीसरी बात, आपको पता है, एक मिनट, तीसरी बात जो होती है, अगली पॉइंट अपना, कि कूलाम बल जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर कार्य नहीं करता, सक्रिय नहीं होता। 10⁻15 मीटर से कम दूरी पर सक्रिय नहीं होता। अब इस बात को समझिए क्यों सक्रिय नहीं होता, कि भाई 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी है तब तो कूलाम बल लगेगा, तब तो अपना ये नियम सही है, परंतु 10⁻15 मीटर से अगर कम दूरी आ जाती है तो फिर कूलाम बल सक्रिय नहीं होता। आपको पता है कि दो प्रोटोनों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, परंतु 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर का में आता है नाभिक, और नाभिक का आकार जो होता है वो 10⁻15 मीटर होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य कभी भी प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। अगर प्रतिकर्षण बल लगे तो बाहर निकल जाएंगे प्रोटॉन, धनावेश खत्म हो जाएगा। तो नाभिक, जबकि नाभिक तो स्थायी होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य जो है वो आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, क्योंकि नाभिक की बल जो होता है वो आवेश स्वतंत्र होता है, वो आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो ये बल जो है कूलाम बल, वो 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए तो कार्य करेगा, परंतु 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए कार्य नहीं करेगा, क्योंकि 10⁻15 मीटर की दूरी में जो बल लगता है वो नाभिकीय बल लगता है, और नाभिकीय बल ये कहता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल लगता है, क्योंकि नाभिकीय बल आवेश स्वतंत्र होते हैं, वो आवेश पर निर्भर नहीं करते। लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, पांचवा पॉइंट, एप्सिलॉन जीरो की, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन जीरो की विमा, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन जीरो की विमा। ध्यान रखें, 12वीं क्लास के अंदर अगर आपको कोई विमा बनानी है तो कुछ विमा आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जिससे समय आपका खर्च ना हो। बल की विमा होती है m1 l1 t-2, कार्य की विमा होती है आपकी m1 l2 t-2, और आवेश की विमा होती है आपकी a1 t1। ये तीन बीमा अगर आपको डायरेक्ट याद रहेगी तो आपका बीमा निकालने में ज्यादा समय खर्च नहीं होगा। तो आपको निकालनी है एप्सिलॉन या एप्सिलॉन जीरो की बीमा। देखें, एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको बीमा निकालनी है एप्सिलॉन जीरो की, तो एप्सिलॉन जीरो को इधर ले आएंगे, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालनी है, 1 की कोई बीमा नहीं होती, शुद्ध संख्या की कोई बीमा नहीं होती, 4 शुद्ध संख्या की कोई बीमा
नहीं होगी। पाई शुद्ध संख्या है, कोई विमा नहीं होगी। बल की विमा m1 l1 t माइनस 2। q1 है आवेश, आवेश की विमा a1 t1। q2 है आवेश, आवेश की विमा a1 t1 अपॉन r, r है दूरी, दूरी की विमा होती है l1 स्क्वायर है, इसलिए l2 इसको आप सोल्व कर लें, आपकी विमा आ जाएगी। m को ऊपर लाएंगे -1, l1 l1 l3 हो जाएगा, ऊपर लाएंगे l माइनस 3, t1 t1 t2 और इस t माइनस 2 को ऊपर लाएंगे तो t4 a1 a1 a2। ये आपकी एप्सिलॉन 0 की विमा होगी। ठीक है भाई, तो इस जगह आपने कूलाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखा। विद्युतशीलता संधि, आपेक्षिक विद्युतशीलता संधि, इसके पश्चात हम कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे जो अगले क्लास में पूर्ण होगा। धन्यवाद।